आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। हमने एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने कवर किए। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, क्या लिखा है? यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछेंगे तो इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इस तरीके के प्रश्न जब आप उनसे पूछेंगे तो जो है सोचने और विचारने पर क्या होंगे, उनको विवश होंगे। फिर क्या करेंगे, उन चीज़ों को वो वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछना बच्चों से बहुत ज़रूरी है, ताकि जो क्वेश्चन उनको थोड़ा बहुत सोचने और विचारने पर मजबूर कर दें। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? तो अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। आगे देखते हैं, कक्षा 5 की एनसीईआरटी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लेना। अगर आप कक्षा 5 में हैं और एनसीईआरटी की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में जो है पाठ के अंत में अगर एक खंड को शामिल किया गया है तो इससे हम क्या समझेंगे या क्या सुझाव दिया गया है, इसका मतलब क्या है? तो प्रश्नों के उत्तर आपको जो है सही गलत के रूप में नहीं आंकना चाहिए। ये जो हमारा देखा जाए शिक्षा के नज़रिए से सही नहीं है। तो आपको याद रखना है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। आगे देखते हैं, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? यानी जो एक समीर नाम का लड़का है वो जो है अपना दत्त कार्य जो है शिक्षिका के पास जमा नहीं करता है। अगर आप इसको सुधारना चाहेंगे या इसका सुधार करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को क्या करना है, फिर परामर्श देना है। पहले उसका पता करना है कि किस कारण से वो दत्त कार्य नहीं जमा कर रहा है, फिर उस पर क्या करेंगे, उसको परामर्श प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं, अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 आर में क्या सम्मिलित नहीं होता है? पुनरुद्ध भवन जो है हमारा 3 आर में सम्मिलित नहीं होता है। किससे मुक्ति पाने के लिए? अपशिष्ट से मुक्ति पाने के लिए। आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 11 जुलाई को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के नज़रिए से। तो देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए क्या सत्य नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको इस ऑप्शन को ढूंढना है। क्या पूछा गया? जब नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए क्या सत्य नहीं है? तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बात बिल्कुल गलत है हमारी जल विद्युत के विषय में। याद रखना है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए क्या सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, बात हमारी सत्य नहीं है। आगे देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा में जो है समस्या समाधान विधि का गुण होता है लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, सृजनात्मक विधि होनी चाहिए और फिर क्या होनी चाहिए? चयनात्मक। ठीक है।
चयनात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए और लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए। किसके लिए? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के लिए। यही हमारी 3 चीज़ें होना जरूरी है। आगे देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाएंगे। तो क्या योजना जब बनाएंगे तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएं। क्या करेंगे? एक पाठ में जो है 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। अगर आप एक ईवीएस की कक्षा योजना बनाएंगे तो उसमें 1 या 2 पाठ से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। आगे देखते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। किसके लिए सहायक होगी? पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है किसके लिए सहायक होगी? तो ये पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में जो है सहायक होगी ईवीएस की एकीकृत प्रकृति। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में कौशल को बढ़ावा मिलता है। यानी अगर प्राथमिक स्तर पर हैं आप, अगर बच्चों को मानचित्र के बारे में सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं तो इससे किस कौशल को बढ़ावा मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा ही जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी होती है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप बच्चों को मानचित्र पढ़ा रहे हैं तो इससे शिक्षार्थियों के कौशल, किस कौशल का विकास होगा? तो आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, उनको स्थितियों के बारे में पता चलेगा और उनको दिशा का ज्ञान होगा। आगे देखते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो समूह कार्य में है, अगर आप पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चों की जो सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के अगर आपको आकलन करना है तो इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त हमारा उपकरण कौन सा हो जाएगा? दत्त कार्य। आगे देखते हैं। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि हमारी क्या होगी? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना देना सबसे उपयुक्त यही हमारी हो जाएगी। उनको इस विषय के पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि हमारी यही हो जाएगी कि वे अपने विभिन्न राज्यों और अपने भोजन के बारे में एक प्रोजेक्ट या अपने देश के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं खाने वाली उनसे संबंधित आपको क्या करना है? एक प्रोजेक्ट बनाने को बच्चों लोग से कहना है। आगे देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यही हमारा हो जाएगा शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। उससे जो है विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है या प्रत्यक्ष चीज़ें वो देखते हैं तो उससे वो चीज़ें क्या करेंगे? ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है तो वो क्या करेगी? उन्हें शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। इस तरीके से बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अगर आप पोषण चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस प्रकरण से अगर आपको बच्चों को अच्छे से परिचित कराना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप उनसे बोलेंगे कि अपने टिफ़िन बॉक्स खोलो और उसके तत्वों का अवलोकन करो, उसके बाद जो है उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। इसके माध्यम से बच्चे जल्दी चीज़ों को समझेंगे। ये देखते हैं। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह खाली स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। किस चीज़ में मदद करेगा? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में बच्चों को अगर चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शिक्षार्थियों को इससे जो है सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है।
आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या मुख्य उद्देश्य होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो किस युक्ति के रूप में उपयोग किया जाएगा? इससे जो है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में किस लिए उपयोग किया जाता है? इससे जो है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, बाला का पूरा रूप क्या होता है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाला का पूरा रूप क्या हो जाएगा? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बाला का पूरा रूप क्या है? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। आगे देखते हैं, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का जो संकेत होगा वो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए आ गया है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं होगा? पूछा गया क्या नहीं होगा? तो कक्षा के शिष्ट विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं होगा कि कक्षा के शिष्ट विद्यार्थियों के बारे में आपको जानना या उनमें निर्णय करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य या इसका अभिप्राय नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर अच्छे से देख लेना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है? तो कविताओं और कहानियों की भूमिका हमारी क्या हो जाएगी? विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाना। इसीलिए जो है पाठ्य पुस्तक में क्या शामिल की जाती हैं? कविताएं और कहानियों को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि विषय वस्तु हमारी जो है अधिक रुचिकर और मनोरंजक पूर्ण बनाना। आगे देखते हैं, टीएलएम का अर्थ क्या होता है? टीएलएम का अर्थ हमारा होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये हो जाएगा टीएलएम का अर्थ। आगे देखते हैं, निम्न क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। तो कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो हमारी विज्ञान क्लब। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों के अनुभव पता करना चाहता है, ज्ञान रचना का आधार। इसलिए जो है वो उन पर भ्रमण पर बातचीत कर रहा है कि जो तुमने गर्मी की छुट्टियां हुई थी जो आप लोगों की, उसमें उन लोगों ने क्या सीखा। आगे देखते हैं, प्रक्षेपित सामग्री क्या है? तो प्रक्षेपित सामग्री हमारी हो जाएगी OHP। यही आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो जितने भी क्वेश्चन लाए हुए थे सारे आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारी CDP की मैराथन ना देखे हो जाकर देख लीजिए। बहुत कुछ खास है आप लोगों के लिए उस मैराथन में, क्योंकि हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से वही चीज़ें लिखी हुई जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जब कभी भी आपको टाइम मिले तो पेपर से पहले उसको आप ज़रूर देख लेना।